जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो आज जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो था मध्यकालीन भारत में दिया गया था। तो शुरू करते हैं उसको। आप लोग बताइएगा, सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमण किसने किया था? अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। और अरबों के नेतृत्व में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712 ईस्वी में किया था। और यह जो है सो विजय हुआ था या पराजय हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। सफल आक्रमण था तो ये क्या होगा? विजय ही होगा। अरब के आक्रमण के समय पर सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना और किस धर्म का जो है सो प्रचार प्रसार करना? इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म का हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। उसके बाद टॉपिक है मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनी के बारे में बताइएगा। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार जो किस साम्राज्य का स्थापना किया था? गजनी का। ठीक है, गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन, जिसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी ही थी। ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी ही थी। अल्पतगीन के मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी पर पिरातिगीन ने शासन किया था। नहीं, पिरितिगीन था। पिरितिगीन शासन किया था। इस शासन काल जो था इसका 972 से लेकर 977 के मध्य में था। ठीक है, और यह जो है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। फिर उसके बाद है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय में पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल हो जाएगा। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुतगीन था। और यह जो है 1977 में गजनी की गद्दी पर बैठा। और यह किसका पुत्र था? 977 में ही बैठा था। सॉरी, 1900 बोल दिए थे हम। 977 में क्या किया था? यह गजनी की गद्दी पर बैठा था। सुबुतगीन जो था किसका पुत्र था? नहीं, मोहम्मद गजनी का। मोहम्मद गजनी का था ये, जिसका जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1971 को। 1 नवंबर 1900 बोला जा रहा है हमको। 971 हो जाएगा। चलिए आगे जो है, अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी जो था कहाँ का शासक था? खुरासान का। बहुत अच्छा, खुरासान शासक था। आगे बताइएगा। मोहम्मद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी बैठा था? 27 वर्ष। क्या हो जाएगा? 27 वर्ष। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे डैश की उपाधि दिया था? यामीन उद्दौला और यामीन उल मिलाह। ठीक है, मुस्लिमों का यह उपाधि होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, आगे बताइएगा। मोहम्मद गजनी एकमात्र मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मुस्लिम में क्या था? यह मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। इसका तात्पर्य यह होता है कि यह जो है हिंदुओं के हिंदुओं को जो मंदिर होता था उसमें लगे मूर्तियों को यह क्या करता था? ध्वस्त करता था। इसलिए इसको क्या कहा गया? मूर्ति भंजक। ठीक है, और आगे भी जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए थे वो भी जो था से मूर्तियों को तोड़ा करते थे। आगे बताइएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण जो किया था कब किया था? 1000 ईस्वी में। कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। और उस समय में पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। ठीक है, फोन साइलेंट कर लीजिए। अगला था कि महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? जयपाल। क्या हो जाएगा? जयपाल पे किया था। और जयपाल जो था कहाँ था? शाही वंश का शासक था। कहाँ पे? पंजाब में। कहाँ था? पंजाब में। चलिए आगे बताइएगा। मोहम्मद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। महमूद गजनबी का सबसे फेमस जो आक्रमण था वो कौन सा था? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर को लूटते समय, ठीक है,
राह में लौटते वक्त किसने आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी पर? जाटों ने। और यह जो है गुजरात के नज़दीक पड़ता है, जो सौराष्ट्र का भाग गुजरात का है वहाँ पे सोमनाथ मंदिर पड़ता है, तटीय भाग पे है। और लगभग उस समय के हिसाब से जो लूट हुआ था उसमें करीबन 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी उसको, ठीक है। और रास्ते में जाते समय कौन इसको लूट लिया था? फिर से जाटों ने कुछ संपत्ति लूट लिया था। सोमनाथ मंदिर जो है भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह गुजरात के तटीय भाग में अरब सागर के किनारे पे है, ठीक है। और 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, क्योंकि यह जो था मोहम्मद गजनवी को कुछ भाग जो इसका ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा होता है कि मतलब कोई भी मूर्ति जब जो है सो मंदिर में पुनः स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा। जैसे अभी अयोध्या में हुआ है रामलला का, कब हुआ था? यह 22 जनवरी 2024 को हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो था से किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि जाट ने ही जो है सो सोमनाथ मंदिर से लौटने के क्रम में मोहम्मद गजनवी को क्या किया था? उसका धन, लूटे हुए धन में से कुछ धन लूट लिया था। किसने? जाटों ने। तो आखिरी लड़ाई जो है मोहम्मद गजनवी की इसी के विरुद्ध हुआ था और इसी युद्ध में जो है सो उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1030 में 1030 हो जाएगा। 1027 में यह आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध। उसी युद्ध में इसको जो है सो बर्छी या भाला कुछ लग गया था, उसी घाव के कारण क्या हुआ था? इसकी मृत्यु 1030 में हो गया था, 1030 में। चलिए आगे जो है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। और इसके दरबार में कौन कौन आए थे, कवि थे? इनके दरबार में कौन विद्वान थे? इसका एक ट्रिक है फूफा, ठीक है। फारूकी, उतबी और फारूकी, देखिए फूफा हो गया ना, एफ से हो जाएगा फिरदौसी, यू से हो जाएगा उतबी, फिर एफ से होगा फारूकी और ए से हो जाएगा अलबरूनी, ठीक है। फूफा, FUFA इसका ट्रिक है, याद रखिए आप लोग। फिर सुन लीजिए आप लोग, फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबरूनी, ठीक है। महान विद्वान थे अलबरूनी इसमें, और ये जो थे से मोहम्मद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। चलिए अगला टॉपिक है मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल। तो मोहम्मद गौरी आज पूछ लेते हैं और कल से जो है सो दिल्ली सल्तनत चलेगा, ठीक ना। गुलाम वंश वगैरह हो जाएगा उसमें, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, महमूद गजनवी जो था के अधीन एक छोटा सा राज था, कौन सा? गौर जो था, गौर मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में छोटा सा एक राज था। तो 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था, ठीक है। और इसने पहला जो आक्रमण किया था 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। कहाँ किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था। और क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1178 में गुजरात के पाटन जगह पे, गुजरात के पाटन जगह पे हुआ था। और यहाँ का जो शासक था कौन था? वो पाटन का भीम द्वितीय, ठीक है। मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया था तो उस समय में कौन था? भीम द्वितीय था। और मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध जो था, इसमें 3 युद्ध हो जाएगा। पहला था कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का यह युद्ध जो है सो पंजाब के भटिंडा जिला, पंजाब के भटिंडा जिले में हुआ था। और कब हुआ था? यह 1191 में हुआ था। पहली युद्ध में कौन कौन लड़ा था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और पहली में कौन जीत गया? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। आप लोग रूट वो पकड़िए, यहाँ पे रूट जो होता है इसका वो पकड़िए। पहली और पृथ्वी, पहली और पृथ्वी। पहली युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरी में दूसरी गौरी। तराइन का जो दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये 1192 कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और कौन जीता था इसमें? मोहम्मद गौरी। और तीसरा युद्ध हुआ था 1192 हो जाएगा। पहला 1191, दूसरा 1192 हो जाएगा। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ, ठीक है। वो 1215 में हुआ था, ठीक है। और चंदावा कब युद्ध हुआ था? 1194 1194 में, 1194। इसमें
गौरी एवं जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था और कौन जीता था इसमें? जयचंद। गौरी जीता था। ठीक है, ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो था सेनापति था कहाँ का? अस्कंद का। कहाँ का था? अस्कंद का था। मोहम्मद गौरी भारत में विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम किसे सौंपते हुए गजनी लौट गया था? अपने गुलामों को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था, इसको सौंपते हुए वह जो था वापस अपने देश लौट गया। और मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ था? 1206 में। 1206 में। इसके बाद जो है इसका गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह जो है एक सल्तनत का स्थापना करेगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। वो वंश क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। तो ये जो है सो कल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप लोग पढ़ के आइएगा। और आगे जो टॉपिक दिया गया था, चलिए ज्योग्राफी में था, बंद कर बुआ थोड़ा सा। ज्योग्राफी में जो दिया गया था, ज्योग्राफी में था भारत के पर्वत एवं पर्वत शिखर। तो बताइएगा पर्वत शिखर जो होता है उसका ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? नुकीला होता है। और पठार का ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? सपाट। क्या होता है? सपाट होता है। ठीक है, पठार का ऊपरी हिस्सा क्या होता है? सपाट होता है। और मैदानी भाग क्या होता है? समतल होता है। ठीक है, आगे बताइएगा भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, और जब पृथ्वी 7वें महाद्वीप में जो है सो विभक्त नहीं था, उस समय उसे क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते। क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। ये जो है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा कि हिमालय के समानांतर जो है, हिमालय के कितने समानांतर श्रेणी गया हुआ है? 3 श्रेणी गया है, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हो जाएगा। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय बोलते हैं और शिवालिक क्या बोलते हैं? पाद हिमालय। क्या बोलते हैं? पाद हिमालय या फिर आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। ठीक है, चलिए। और ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा हो जाएगा? कलेजा हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? कलेजा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। ठीक है, और हिमालय के जो है नदियों के मतलब काटने के क्रम में, नदियों के काटने के क्रम में इसका कुछ नाम दिया गया है। तो सिंधु और सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी के बीच वाले हिस्से कौन सा हिमालय बोलते हैं? पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। ठीक है, और सतलज नदी और काली नदी इनके क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय जो है हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, जो नदियों के कटान के द्वारा बांटा गया है उसको, तो सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा इसमें? नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा? तीस्ता और दिहांग। दिहांग ब्रह्मपुत्र नहीं हो जाएगा, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। तो ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र में हो जाएगा। बृहत हिमालय जिसको महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय बोलते हैं। और बाह्य हिमालय या उप हिमालय से क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय बोलते हैं। तो जितना भी टूरिस्ट प्लेस जितना भी होगा वो कहाँ पे होगा? लघु हिमालय। देखिए, हाँ वही हो जाएगा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय हो जाएगा। दोनों, बृहत हिमालय सबसे बड़ा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 10 चोटी जो है यह बृहत हिमालय में ही है, या महान हिमालय उसको बोलते हैं। और बृहत हिमालय और शिवालिक के बीच में ढालनुमा जगह है। ठीक है, वहीं पे क्या होता है? ज़्यादातर पर्यटक स्थल है, तो जहाँ पर क्या होता है? बर्फ वगैरह होता है, घास के मैदान होता है, फूलों की घाटी है। दून द्वारला क्षेत्र भी कहाँ पे है? वहीं पे है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, बुग्याल हो जाएगा, प्याल हो जाएगा। ठीक है, घास का मैदान जो है। और कुल्लू हो जाएगा, मनाली हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा, ऊटी हो जाएगा। इसको कहाँ पे है? मध्य हिमालय का भाग है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी इसकी है? सबसे प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय है। और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? मोरदार पर्वत, या इसको बोलिए बलित पर्वत, या फिर फोल्डेड माउंटेन। फोल्ड मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ, मोरदार या बलित। तो यहाँ से कहाँ शुरू हुआ ये? हिंदकुश पर्वत, अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या क्या है यहाँ पे? हिमालय का भाग हिंदकुश पर्वत। ठीक है, और वहां से कहाँ गया है? कश्मीर गया है, और फिर वहां से मुड़ा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि चीन की तरफ से हिमालय को देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है? अवतल जैसा। क्या होगा? अवतल जैसा। और भारत की तरफ से देखने पर कैसा लगता है हिमालय? उत्तल लगता है। ठीक है, और यहाँ से फिर कहाँ गया है?
अरुणाचल गया और वहां से फिर अराकान योमा होकर म्यांमार और फिर जो है अंडमान निकोबार वगैरह इंडोनेशिया तक फैला हुआ है ये, ठीक है। वहां पे क्या छिछला भाग में क्या है, छिछला भाग में मतलब कहीं पे कैसा लगता है, चीन की तरफ से अवतल हो जाएगा क्योंकि धंसा हुआ है ना हिमालय से, कर्व्ड शेप में फोल्डेड माउंटेन है। चलिए आगे बताइएगा, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा हो जाएगा, शिवालिक। क्या हो जाएगा, शिवालिक। आगे बताइएगा, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है, गिरिपद का, ठीक है, जिसको पाद हिमालय भी बोलते हैं। आगे बताइएगा, शिवालिक श्रेणी जो है इसकी एवरेज जो ऊंचाई है कितना हो जाएगा, 600 से लेकर 1200 मीटर, 600 से लेकर। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है 88 पॉइंट कुछ हो जाएगा, जो अभी मतलब चीन जो सर्वे कराया था उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 88-48.5 कुछ था, ठीक है। आगे बताइएगा, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में है, बीच वाला जो हिमालय है लघु वाला, बृहत हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या है, बृहत और शिवालिक के बीच में है। आगे बताइएगा, हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत कौन सी है, शिवालिक हो जाएगा। और सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा, बृहत हिमालय या फिर महान हिमालय। चलिए, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है किस पर्वत श्रेणी के दोनों ओर से गुजरता है, सतपुरा हो जाएगा। सतपुरा जो पर्वत श्रेणी है उसके उत्तरी भाग से कौन निकलता है, नर्मदा या ताप्ती, नर्मदा, और नीचे से ताप्ती। ताप्ती कहाँ से निकलता है, मुल्ताई की पहाड़ी से, और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। सोन हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा सब, ठीक है। आगे बताइएगा, सोन, नर्मदा और एक महानदी भी है, ठीक है। आगे बताइएगा, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई जो है कितना है, 6100 मीटर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी जो है किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय ट्री लाइन की ऊंचाई क्या है, कम या ज़्यादा, पूर्वी हिमालय जो है पश्चिमी हिमालय से क्या है, कम हो जाएगा। पूर्वी हिमालय क्या है, पश्चिमी से कम है। अरे एवरेस्ट की ऊंचाई, एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में हो जाएगा। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट, यह जो है हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग वो पूर्वी में क्या हो जाएगा, ऊंचाई कम हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग था, कल हम लोग जिक्र किए थे लद्दाख का, जो अभी किसके कब्जे में है, चाइना हो जाएगा। अक्साई चीन चाइना का कब्जे में है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC बोलते हैं वो कहाँ पे है, लद्दाख और भारत, ठीक है। भारत में जो लद्दाख है उत्तरी हिस्सा में, लद्दाख और चीन दोनों के बीच में जो 62 का जो युद्ध हुआ था उस समय जो स्थिति बना था, वहाँ पे सीज फायर हुआ था, वो जो रेखा हुआ कौन सा हो गया, वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो एक्चुअल वास्तव में जो जिसके कंट्रोल में है वो क्या हो गया, LAC। और अक्साई चीन का जो हिस्सा है वह जो है सो भारत का ही था, और जो है सो चीन कब्जा करके रखे हुए हैं। और जो पाकिस्तान कब्जा किया था वो क्या था, POK, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। चलिए आगे बताइएगा, उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किसका भाग है, तराई भाग, ठीक है। शिवालिक के नीचे का जो हिस्सा पड़ता क्या होता है, वह तराई क्षेत्र, ठीक है। और वहीं बोलते हैं भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। आगे बताइएगा, जहाँ पे अभी हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कौन सा सागर बहा करता था, टेथिस सागर, टेथिस सागर था, जो कहीं कहीं थेथिस या कहीं कहीं टेथिस देता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, हिमालय पे किस तरह के वन पाए जाते हैं, कोन या शंकुदार, ठीक है, शंकुधारी या कांटेदार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सी है, अरावली। और यह किस प्रकार का है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। चलिए आगे बताइएगा, माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है उसको नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। आगे बताइएगा, हिमालय जो है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितना है, 2695 मीटर हो जाएगा, ठीक है।
जो किस राज्य के अंदर आता है? केरल 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 हो जाएगा। कहाँ जगह? केरल कार्डमम की पहाड़ी के आसपास है ये, नीलगिरी और कार्डमम के बीच में पड़ता है ये। आगे बताइएगा, नीलगिरी पर्वतमाला जो है वह किन राज्यों में विस्तार है इसका? तमिलनाडु और केरल, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सा जगह? दोदा बेटा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाला पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। चलिए, सेवेराय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे बताइएगा, जवादी की पहाड़ी तमिलनाडु में तमिलनाडु में हो जाएगा। अन्नामलाई का, आंध्र प्रदेश सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये अन्नामलाई जो है कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नल्ला मलाई नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स ये हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और अन्नामलाई जो कहाँ हो जाएगा? केरल केरल हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुदी, अनाईमुदी और उसके नीचे जो है सो हाँ अन्नामलाई के ऊपर है ये, ठीक है। आगे बताइएगा, कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम का मतलब ही होता है इलायची। क्या होता है? इलायची। तो कार्डमम दे दे या फिर इलायची की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा, ठीक है। और केरल के तटीय भाग क्या बोलते हैं? मालाबार या फिर कोरोमंडल? मालाबार तट बोलते हैं। और मालाबार विद्रोह भी जो है सो केरल में ही हुआ था, ठीक है। और हाँ, अली मुस्लियार ने किया था 1921 में किया था। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आप लोग, मालाबार तट जो है सो पश्चिमी घाट में है, और पूर्वी घाट में कौन सा तट है? कोरोमंडल तट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश साइड जो हो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और गोलकुंडा तट है। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में उत्तरी सरकार हो जाएगा, ठीक है। और गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोंकण तट। क्या हो जाएगा? कोंकण तट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, कालसूबाई की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। और शायद ये महाराष्ट्र की या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी 1646 हो जाएगा कालसूबाई की। 1646 अकॉर्डिंग टू बर्नवाल। आगे बताइएगा, सातमाला की पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा। गिर पर्वत गुजरात। और गिर शेर किस लिए फेमस है? कहाँ का? एशियाई शेर कहाँ फेमस है? गुजरात में। चलिए, और सुंदरबन किस लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। और सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा था? सुंदरी बीच, क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी नाम का मैंग्रोव बन पाया जाता है। मैंग्रोव बन पाया जाता है। मैंग्रोव वन की खासियत क्या है कि उसका जड़ जो होता है जल से ऊपर होता है, और यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बताइएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। बहुत अच्छा। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? भारत की केटू हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? गॉडविन आइंस्टीन। भारत में स्थित कंचनजंगा। क्वेश्चन में फर्क है, भारत की केटू, भारत में स्थित कंचनजंगा। देखिए, केटू जो है, केटू यह अभी वर्तमान पीओके में पड़ता है, ठीक है। तो भारत का है लेकिन भारत में नहीं है, ठीक है। लेकिन कंचनजंगा जो है सिक्किम का भाग है, तो यह जो है पूर्णतः भारत में स्थित। चलिए, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाला पहाड़ी राकापोसी। क्या है? राकापोसी। सबसे तीखा ढाल है इस पे, ठीक है। इस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तीखा ढाल है। एक थोड़ा स्लोप अच्छा रहता है तो क्या होता है? चढ़ने में आसानी। जैसे हिमालय पर्वत तीखा, इसका ढाल सही है, इसलिए वहाँ पे लोग चढ़ पाता है। लेकिन राकापोसी दुनिया का सबसे तीखा ढाल वाला पहाड़ी है, ठीक है। तो उत्तराखंड में है? नहीं, ये यहाँ लद्दाख श्रेणी में हो जाएगा। और पश्चिमी साइड में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती है? ऐश्वर्या डेल्टा, एस्टुअरी बनाती है, क्योंकि इसका जो होता है धारा बहुत तेज होता है, ठीक है। और नर्मदा, ताप्ती, पेनगंगा, माही, मांडवी, ठीक है, ये सारे साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ये सब सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा, जास्कर श्रेणी कहाँ पे हो जाएगा? लद्दाख। काराकोरम श्रेणी लद्दाख। नंदा देवी उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड का रांची, रांची जिला में हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में ही हो जाएगा। गारो की पहाड़ी मेघालय, जयंतिया मेघालय, खांसी मेघालय। देखिए, इधर जितना भी हो जाएगा ना, 7 सिस्टम जितना भी पहाड़ी हो जाएगा,
या तो वहाँ का आदिवासी के नाम से होगा या फिर उसके भाषा के नाम से होगा, जनजाति के नाम। ठीक है। जनजाति वगैरह जितना भी होगा वहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ठीक है, मिकीर, मिकीर, बिरहोर, ये सब क्या हो जाए कश्मीर। वहाँ का जनजाति है, उसी के नाम पे क्या कर दिया गया है, पहाड़ी का नाम रख दिया गया, ठीक है। हाँ, शेड्यूल ट्राइब्स हो जाएगा जनजाति। तो बताइएगा मेघालय का जो राजधानी शिलोंग है किस पहाड़ी पे है, खासी, खासी की पहाड़ी पे है। और पूर्व से पश्चिम की ओर सताइए आप लोग गारो, खासी, जयंतिया को, गारो, खासी, जयंतिया पूर्व से पश्चिम। नहीं, जयंतिया, खासी और गारो पूर्व में क्या हो जाएगा, जयंतिया, और खासी कहाँ होगा, बीच में हो जाएगा, और गारो होगा पश्चिमी साइड में, ठीक है। और पूछता है कि मेघालय जो है किस, मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है किस पठार पे है, शिलोंग की पठारी पर। शिलोंग की पठारी पर वहाँ क्या है, खासी एक जनजाति पहाड़ है और उस पे हो जाएगा शिलोंग, ठीक है। आगे बताइएगा नागा की पहाड़ी, मेघालय, नागालैंड में, नागालैंड, मेघालय सब मिला हो जाएगा, इसमें एक दो राज्य में विस्तार हो जाएगा, ठीक है। और पटकाई भूमि कहाँ जाएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मिकीर वगैरह हो जाएगा, जब मिकीर, बिरहोर सब कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। बताइएगा लुसाई की पहाड़ी, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर उस हो जाएगा, ठीक है। अराकान योमा, म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। और पूछता है क्वेश्चन माउंट सारामती कहाँ पे है, नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे, नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे है। चलो बताइएगा उत्कल तट कहाँ के वर्णन करते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा के। कोको द्वीप पे किसका अधिकार है, म्यांमार, म्यांमार का। वह जो है सो भारत का ही द्वीप था, इसको म्यांमार को गिफ्ट कर दिया गया म्यांमार था। और उत्तरी अंडमान के बीच है चलिए। कोको द्वीप। और बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, चंडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितना है, 738 मीटर, 737 38 देता है, 38 मीटर। 38 हो जाएगा। आगे बताइएगा अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, श्री श्री विजयपुरम हो जाएगा। चलिए लक्षद्वीप जो है सो इसमें कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 512 से अधिक, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा मानादर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत से या चीन से कह देते हैं। तिब्बत जो है किसका उपनिवेश है वर्तमान समय में, चीन का उपनिवेश है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की गुरु शिखर हो जाएगा। और सतपुरा, सतपुरा क्या होगा, धूपगढ़। ऐसे याद रखिए आप लोग, धूप में जो है 7 रंग के प्रकाश होते हैं, ठीक है। सतपुरा, धूपगढ़, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसका हाइट है 1722 मीटर हो जाएगा। चलिए नाथुला दर्रा कहाँ पे हो जाएगा, पालघाट दर्रा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में। दर्रा कहाँ, ये पालघाट आपको हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और यह जो पहाड़ी हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। और नल्लामलाई कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अन्नामलाई कहाँ पे है, केरल में। चलिए दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच से नदियों के द्वारा काट के निकाला गया रास्ता, ठीक है। इसको वैली भी वी शेप में होता है, ठीक है, जो कि नदियों के द्वारा काटा जाता है। बताइएगा सतलज नदी जो है भारत में किस दर्रा से प्रवेश करता है, रोहतांग दर्रा से। किस प्रकार करता है, रोहतांग दर्रा से। चलिए कुल्लू घाटी कहाँ हो जाएगा, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में। और यह राज्य कौन सा हो जाएगा, हिमाचल में। कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा थाल घाट कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए बहुत अच्छा। थालघाट दर्रा जो है ना मुंबई और नासिक के बीच स्थित है, और भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। चलिए प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है, प्रायद्वीप का अर्थ जिसको तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, जिसका एक भाग मिट्टी से जुड़ा हो और 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। बताइएगा आप लोग काठियावाड़ प्रांत कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात, प्रांत नहीं प्रायद्वीप, गुजरात कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। और प्रायद्वीपीय भारत जो है इसमें 3 ओर से क्या है, पानी है। देखिए एक बार हो जाएगा अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो और एक ओर से क्या हो, स्थल से जुड़ा हुआ हो, क्या होता हुआ, प्रायद्वीप कहलाता है। और द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। और द्वीपों के समूह क्या बोलेंगे,
द्वीप समूह बोलते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 500 से अधिक द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप समूह, ठीक है ना, इसमें लगभग 36 प्लस द्वीप है इसमें बड़े बड़े, ठीक है। इसमें हो जाएगा मुख्य रूप से हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, मिनिकॉय हो जाएगा, डेंड्राइट कुछ करके है इसमें, ऑन्ट्रेट है, ये सब द्वीप है चलिए। उसका। महेंद्रगिरी जो है भारत का दक्षिणतम चोटी है, क्या है? दक्षिणतम चोटी है महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी जो है ना, जो पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हाइट है 1500 अप्रोक्स 1501 मीटर। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन इससे पहले एक जिंदा गारा आता है जिसका 1500 ज्यादा है, 1600 के अप्रोक्स है। पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी। दोदा बेटा का हाइट कितना है? 2637, बहुत अच्छा। सांगपो नदी जो है सो किसे बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं? और गंगा को बांग्ला में क्या बोलते हैं? पद्मा। चलिए, धौलाधर की ऊंचाई कितना है? धौलागिरी 8172, अन्नपूर्णा 8078, माउंट एवरेस्ट 8848, मकालू 8481, ठीक है। नामचे वर्मा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर, नामचे वर्मा पर कहाँ पे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये भी जो है सो आप लोग को खत्म होता है आज जो टास्क के माध्यम से दिया गया था। आगे जो है सो कल जो है आगे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ के आइएगा। और आगे दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, पॉलिटी में था नीति आयोग के बारे में जानना था हम लोग को। बताइएगा आप लोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1950। ठीक है, 15 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्च हो जाएगा। और योजना आयोग जो था इसका स्थापना किस लिए किया गया था? भारत में योजनाओं का निर्माण करने के लिए, ठीक है। और क्रियान्वित करता था कौन सा योजना? पंचवर्षीय योजना, जो कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत जो था उस समय में बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, ठीक है। तो उस समय में रूस का जो है पंचवर्षीय मॉडल जो था वहाँ से 5 ईयर प्लांट वहाँ से लिया गया था, ठीक है। और 5-5 वर्ष का यह योजना होता था। और पहली बार शुरुआत कब हुआ था इसका? 1951 में हुआ था। और दूसरी कब हो जाएगा? 1956। 51 से 56 और 56 से 61, इस तरह से 5-5 वर्ष तक चलता रहा, ठीक है। 66 से 69। देखिए, उसके बाद जो है सो ये मोरारजी देसाई जब बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, उस समय जो था सो 1-1 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। ये योजना अवकाश कर दिया गया 3 साल के लिए। और उसके बाद जो किया गया था 1-1 वर्ष के लिए कर दिया गया था, ठीक है। 1 वर्ष योजना कर दिया गया था। तो बताइए आप लोग, नीति आयोग जो है कैसी संस्था है? संवैधानिक या गैर संवैधानिक? क्योंकि इसका जो है संविधान में वर्णन नहीं है, ठीक है ना, जिक्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। आगे बताइएगा कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। चलिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? नीति आयोग को पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी। और पूछेगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, बहुत अच्छा। और केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम कितने सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है? 4 सदस्य। कितना? 4 सदस्य। नीति आयोग का उद्देश्य क्या था? आर्थिक नियोजन एवं नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है ना। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1952, 6 अगस्त 1952। 1952 हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इसका हिंदी में नाम हो गया नीति आयोग का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनटीपीसी में पूछा गया था इसका फुल फॉर्म। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है
इसका निर्माण जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका पूर्ववर्ती योजना क्या था? इसका योजना आयोग था। अधिकार क्षेत्र कहाँ है इसका? पूरे भारत क्षेत्र में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका नीति आयोग का? दिल्ली हो जाएगा। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। राजीव कुमार। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार। और इसका वेबसाइट क्या? नीति आयोग का नीति.gov.in, ठीक है। गवर्नमेंट का जो भी वेबसाइट होगा उसमें क्या लगा रहता है? GOV, ठीक है। जो भी एग्जाम पूछेगा, जिसमें कंप्यूटर से एग्जाम पूछता है, उसमें ये सब पूछता है, ठीक है। GOV का फुल फॉर्म पूछता है इसमें जैसे अभी जो सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि एजुकेशन के मामले जो होता है उसमें क्या जुड़ा रहता है, तो EDU होगा। क्या होगा उसमें? EDU होगा। लास्ट में उसका जो होता है जुड़ा वेबसाइट रहता है उसमें। आगे बताइएगा, नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? दोनों के बीच कोऑर्डिनेट का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। चलिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? के संथानम के द्वारा, ठीक। के संथानम के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, अगला टॉपिक था इसी में आप लोग का वरीयता क्रम, वरीयता अनुक्रम, जो कि बिहार SSC और बिहार के जितना भी एग्जाम होता है, खासकर दरोगा में भी कई बार पूछ चुका है यह क्वेश्चन। तो बताइएगा आप लोग, वरीयता के मामले में सबसे पहले नंबर पर देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा कौन जाएगा? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, और उसके बाद अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल। फिर से शुरू करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। 6 अगस्त 1952 को, उस टाइम यही हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952। चलिए, अगला जो दिया गया था पॉलिटी में महिला आयोग के बारे में दिया गया था। तो बताइएगा, अभी जो है सो महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अभी विजया राहटकर हो जाएगा, विजया राहटकर हो जाएगा। और महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुआ था? और यह जो है स्वायत्त वैधानिक निकाय है, स्वायत्त वैधानिक निकाय। और इसका मुख्यालय कहाँ? महिला आयोग का नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993। 1 साल बाद 1993 में ही हुआ था। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? और यह जो है अनुशंसनात्मक, ठीक है, निकाय हो जाएगा। आगे था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका भी स्थापना 1993 में ही हुआ था और यह वैधानिक निकाय है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC जो था वो कब हुआ था? 1993 में ही हुआ था। इसका गठन वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। अब जो है यह क्या है? संवैधानिक निकाय बन गया, क्योंकि ये इसके बारे में संशोधन करके इसको जो है संविधान में जोड़ दिया गया है। आगे बताइएगा, निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1950। डेट क्या था इसका? 25 जनवरी 1950 को। तो बताइएगा, मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी के दिन ही क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? चुनाव को क्रियान्वयन करना, चुनाव तिथि घोषणा करना, निर्वाचन पत्र जारी करना, कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह जारी करना, ठीक है। और जो होता है चुनाव से पहले जो होता है आचार संहिता, उसको लगाना, ठीक है। उसके बाद निर्वाचन कराना, ठीक है। वोटर लिस्ट भी जारी करना। हाँ, वही होता है, मतदाता पत्र वही हुआ। चलिए, हाँ, काउंटिंग भी यही करता है। और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले जो होता है, अगर कोई विवाद होता है तो कहाँ सुलझाया जाएगा इसको? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। चलिए, आज भी जो पॉलिटी में दिया गया था वो खत्म होता है। अब जो वाद्ययंत्र वाला स्टैटिक में दिया गया था, प्रमुख वाद्ययंत्र और उसके वादक था, तो बताइएगा आप लोग।
आप लोग अगर इसका होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है। आप लोग वहां जाकर इसका पीडीएफ और टास्क के बारे में जानकारी ले सकते हैं और पीछे पीछे आप लोग भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, कल से डाल देते हैं PDF। कितना पेज में था ये? पता नहीं हमको भी कल से आप पेज लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। PDF पे दे दीजिएगा उससे सार सब दीपक, ट्रेलर का आप लोग उस टाइम बोलते समय मिस्टेक किए थे आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा और फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, और इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए, वर्तमान में कितने न्यायालय हैं भारत में? 25 हो जाएगा। चलिए, आगे जो था होमवर्क के माध्यम से दिया गया था साइंस में मत्स्य वर्ग। ठीक है, तो मत्स्य वर्ग जो होता है, यह जो होता है जलीय जंतु होते हैं। क्या होते हैं? जलीय प्राणी, जलीय जंतु होते हैं। उदाहरण के लिए मेडिटेरियन मछली, एगलर मछली, लायन मछली, विद्युत रे, स्टिंग रे, डॉग मछली, रोहू, ठीक है, समुद्री घोड़ा, एनोबॉस, कैट मछली, कैट फिश। ठीक है, ये सब क्या होता है? मछली। एक होता है सत मछली, एक होता है असत मछली। ठीक है, तो कुछ मछली में जिसे मछली लगा होगा लेकिन वह मछली नहीं होता, जैसे स्टार फिश। ये मछली नहीं है, मछली नहीं है, यह जो है सो मछली एकाइनोडर्मेटा में आता है। ठीक है, ये क्या होता है? एकाइनोडर्मेटा। इसके शरीर पे कांटेदार होते हैं। क्या होता है? इकाइन मतलब क्या होता है? कांटेदार। स्टार फिश वगैरह क्या होता है? कांटेदार। और मत्स्य वर्ग के समान जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? इसके शरीर के ऊपर कटलो एवं स्केल बना होता है और इसमें क्या होता है? बाह्य अंतकंकाल होता है। इसमें बाह्य कंकाल क्या होता है? इसमें इसको बाहर से पकड़िएगा तो उसका हड्डी वाला भाग जो है बाहर दिखता है। ठीक है, मतलब अनुभव होगा आप लोग को कि मतलब ऊपर से हड्डी बना, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गया, चमगादड़ हो गया, इसमें क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। जैसे कछुआ हो गया, घोंघा हो गया, शंख हो गया, स्नेल हो गया, इसमें क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। हड्डी क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। ज्यादातर पक्षी में भी होता है। चलिए, चमगादड़ क्या है? पक्षी या स्तनधारी? स्तनधारी है, पक्षी नहीं है वो। ठीक है, और इसमें युग्मित उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, जो चलने में सहायक होते हैं। पक्ष वगैरह जो होता है उपांग, तो ये जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है द्विवेशमी वायुवेड हृदय होता है। ठीक है, मत्स्य वर्ग में क्या होता है? हृदय के 2 चैम्बर होते हैं। क्या होता है? और मानव और पक्षी में क्या हो जाएगा? 4 चैम्बर। कितना चैम्बर होगा? 2 आलिन 2 नीले हो जाएगा। और सरीसृप एवं स्तनधारी में 3 चैम्बर। देखिए, दोनों जोड़ दिए हम। सरीसृप और उभयचर, सरीसृप और उभयचर में क्या होगा? 3 चैम्बर होगा। एक्सेप्शन किस क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। सरीसृप में आते हुए भी कितना है? 4 चैम्बर है उसमें। ठीक है, चलिए, सभी को रिकॉल कर दिए। आगे मछली जो होता है सांस किससे लेता है? गलफरा से या गिल्स से? गलफरा से या गिल से? कितना होता है गिल्स? इसको 2 होता है, जोड़े में 1 हो जाएगा। एक जोड़ा या संख्या में 2 हो जाएगा। कीट का श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा? ट्रेकिया। क्या होगा? ट्रेकिया हो जाएगा। केचुआ का त्वचा हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे जीव क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। और कीट क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। और मानव का फेफड़ा। ठीक है, स्तनधारी क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। चलिए, ये पूर्णतः जलीय जो स्वच्छ एवं समुद्री दोनों जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक खारा जल होता है, क्या होता है? मीठा जल होता है। मीठा जल को क्या बोलते हैं? स्वच्छ जल बोलते हैं। ठीक ना, आगे बताइएगा। इसमें वायु थैली होता है जो जल दाब को नियंत्रित करता है और मछली को गहराई में जल की गहराई में मछलियों की रक्षा करता है। कौन सा चीज? वायु थैली। वायु थैली। और यह जो होता है अनियत तापी होता है। क्या होता है? अनियत तापी को ही बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या बोलते हैं? तो नियत तापी और एक होता है समतापी। क्या होता है? इंग्लिश में बोलिएगा तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग।
तो अनियत तापी जो होता है कोल्ड ब्लडेड, यह जो होता है इसका शरीर का तापमान जो है अनियत रहता है। क्या रहता है? स्थिर नहीं रहता, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, मौसम के अनुकूल घटते बढ़ते रहता है। तो इसमें जो हो जाएगा सरीसृप हो जाएगा, उभयचर हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या होगा? कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड अनियत तापी। क्या होगा? अनियत तापी। और एक है नियत तापी जिसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड समतापी जंतु या फिर नियत तापी जंतु। इसमें क्या होता है, शरीर का तापमान हमेशा बना रहता है। जैसे मानव का ले लीजिए उदाहरण के लिए, 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 डिग्री केल्विन, यह जो है हमेशा मेंटेन रहता है। अगर इससे ऊपर या नीचे होता है तो क्या होता है? शरीर में बुखार हो गया। ठीक है, 98.6 नॉर्मल रहता है, अगर उससे ऊपर होता है 100-200 होता है, 100 या 104-5 हो जाएगा, 200 बोल दिए हम। 5-6 से ऊपर होने पर तो क्या होता है? हाल खराब हो जाता है। तो मतलब 98.6 से क्या होता है? ऊपर होता है क्या होता है? फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो स्तनधारी और पक्षी, स्तनधारी और इसमें क्या होता है? नियत तापी होते हैं, वार्म ब्लडेड। एग्जाम में क्वेश्चन देगा आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गर्म रक्त वाला प्राणी है? गर्म रक्त दे दे या समतापी दे दे, या फिर अगर नहीं कुछ मतलब समझ में आ रहा है तो आप लोग इंग्लिश चेक कर लीजिएगा। वार्म ब्लडेड क्या होगा? वार्म ब्लडेड। तो जो भी स्तनधारी और पक्षी, स्तनधारी या पक्षी जो भी ऑप्शन में हो जाए आप लोग टिक कर दीजिएगा। ज्यादातर ऑप्शन में आप लोग को कुत्ता या फिर बकरी मिलता है। चलिए अगला वर्ग जो था हम लोग को पढ़ना उभयचर। क्या पढ़ना था? उभयचर का मतलब क्या होता है? वैसे जंतु जो जल एवं स्थल दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, जल एवं स्थल दोनों पे जो है उसका सरवाइव कर सकते हैं, अनुकूल बना कर रख सकते हैं। तो एटलस प्रथम कशेरुकी था जिसके सिर जो है सो हिलटे उल्टे थे। उभयचर प्रथम जीव थे जिनमें जीव पाई जाती है। ठीक है, उभयचर प्राणी में क्या होता है? जीव पाया जाता है। जिस जीव में मतलब जिसमें जीव नहीं होगा उभयचर लगभग नहीं होगा। ठीक है, और इकोथोपिस नामक उभयचर में क्या होता है? जीव नहीं पाया जाता है। एक्सेप्शन में है ये इकोथोपिस। ठीक है, एक थोपी इकोथोपिस आप लोग याद रखिए। एक थोपी दिया था, जी कट गया था उसका। ठीक है, जी नहीं है उसमें। हाँ ध्यान रखिए आप लोग, इकोथोपिस। ठीक है, उभयचर है कि उसमें क्या है? जीव नहीं है। उभयचर का जो लक्षण होता है देख लेते हैं। इनकी शारीरिक संरचना लंबी, पतली एवं छोटी व चौड़ी हो सकती है। ठीक है, और इनका शरीर सिर, गर्दन, धड़, पूंछ अथवा सिर व धड़ में विभाजित होता है। इसमें कंटक नहीं पाया जाता है परंतु श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्म ग्रंथियां, म्यूकस वगैरह इसमें पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अस्थियों का बना अंतःकंकाल पाया जाता है। इनमें एटलस नामक प्रथम कशेरुकी पाई जाती है जो कि सिर की चलनशीलता हेतु पाई जाती है। उभयचर प्रथम जंतु थे जिसमें सत्य जीव था। इससे पहले जितना भी जीव था उसमें क्या था? जीव नहीं था। मत्स्य वर्ग में होगा जीव, सिलेंट्रेटा में, आर्थ्रोपोडा में, इस समय क्या होगा? जीव नहीं होगा। प्रथम जंतु कौन था? उभयचर ही था जिसमें क्या था? जीव था। तो इसका श्वसन भाग क्या हो जाएगा? क्लोम के द्वारा या फिर फेफड़ा के द्वारा, दोनों हो सकता है। और इसका हृदय कितना चैम्बर का होगा? 3 चैम्बर का होगा, 3 वेश में हो जाएगा, त्रिवेशमी। ठीक है, ये जनन हेतु अंडों को जन्म देते हैं जो कि बाह्य वातावरण में क्या होता है? विकसित होता है। तो उभयचर क्या देते हैं? अंडा। जैसे क्या हो जाएगा? गिरगिट हो जाएगा। ठीक है, छिपकली, गिट दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, सांप हो जाएगा, केचू, ये कछुआ हो जाएगा, कछुआ, टर्टल। ये क्या होता है? उभयचर सरीसृप है? नहीं, सरीसृप है ये। कछुआ क्या है? सरीसृप में आएगा यह बच्चा को जन्म देता है कछुआ। इसमें हो जाएगा आपको सैलामेंडर, टोड, मेढक, हाइला। ठीक है, इकोथोपिस। ठीक है, अच्छा नाम है। आगे बताइएगा, इसका रक्तदाब तो क्या होगा? ठंडा या गर्म होगा?
उभयचर है, गर्म किसका था? पक्षी और स्तनधारी का ब्लड गर्म होता है, समतापी। और बाद में सब क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा खून उसका, कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा, ठीक है, अनियत तापी। और 4 चैम्बर भी जो होता है किसका होता है? पक्षी और स्तनधारी का होता है। आगे है, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का निर्माण डीएनिमेशन के द्वारा होता है, ठीक है, अमोनिया का निर्माण करते हैं। और मानव क्या करता है? उसमें उत्सर्जन करता है यूरिया का, ठीक है। और यूरिया जो बदलता है अमोनिया से ही यूरिया में कन्वर्ट होता है। कहाँ बदलता है? यकृत में बदलता है, ठीक है। चलिए, अगला जो वर्ग दिया गया था वह था सरीसृप। सरीसृप दिया गया था। इस वर्ग में रेंगने वाले जंतु आते। क्या आते हैं? रेंगने वाले जंतु, रेंग रेंग के चलने वाले, ठीक है, खिसक खिसक के। और यह जो होता है धरातलीय जंतु होते हैं, ठीक है। और अपने भोजन और अन्य चीज़ों के लिए जो है सो पानी में भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे सांप वगैरह जो है सरीसृप में आता है, लेकिन पानी में भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। आगे जो है पानी के ऊपर ही, अंदर नहीं, हवा लेने के लिए फिर ऊपर आएगा ये। आगे हो जाएगा घरेलू छिपकली, ठीक है। उभयचर में छिपकली नहीं आएगा, उस टाइम छिपकली बोल दिए थे। उसमें सैलामेंडर आएगा, सैलामेंडर, जो कि उसी टाइप का दिखता है, ठीक है। अरे सर, ये जो गोई वगैरह जो होता है ना, वो हो जाएगा। कहाँ थे? उभयचर में हो जाएगा सैलामेंडर, टोड, मेढक, हाइला एवं इकोथोपिस। ये सब क्या था? उभयचर के उदाहरण थे। अगला टॉपिक था हम लोग को पढ़ना सरीसृप के बारे में, क्लास रेप्टाइलिया, ठीक है। इस वर्ग के जंतु क्या होते हैं? रेंगने वाले होते हैं और ज़्यादातर क्या होते हैं? धरातली जंतु। उदाहरण के लिए कोहरा, ड्रैको। ड्रैको जो है उड़ने वाली छिपकली है, ठीक है, याद रखिए आप लोग। कौन सी छिपकली उड़ती है? ड्रैको। घरेलू छिपकली हो जाएगा। सरीसृप वर्ग के समान लक्षण जो होता है, इनका शरीर गर्दन, सिर, धड़, पूंछ में विभाजित होता है। इसकी त्वचा जो होता है सूखी एवं श्लेष्मा रहित होती है, ठीक है। इन पे कांटेदार सल्क का आवरण होता है और इनका कंकाल भी क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है, ठीक है। इनमें अस्थियां, अंतर कंकाल भी पाया जाता है, दोनों होता है, अंतर कंकाल और दोनों होता है। और कुछ जंतु पानी में भी रह सकते हैं, परंतु प्रजनन हेतु यह जो है सो धरातल पर ही आते हैं। बच्चा तो देने के लिए कहाँ आते हैं? तो सरीसृप का रक्त क्या होगा? समतापी या असमतापी? असमतापी। पक्षी और स्तनधारी दो ही वर्ग का समतापी होगा। पाम क्या होगा? असमतापी या अनियत तापी या फिर कोल्ड ब्लडेड। इसका श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा? धरती पर है तो फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा वाले जीव पानी में सांस नहीं ले सकते, उसके लिए स्पेशल चीज चाहिए, जैसे गिल्स वगैरह, जो कि पानी में भी सर्वाइव कर सके उसको। इसमें छिपकली, सांप, मगरमच्छ, केचुआ आदि आते हैं। और इनका हृदय चैम्बर क्या होता है? त्रिवेश में होता है। अब बाद में मगरमच्छ जिसमें क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं। सांप में पादप व कान, ठीक है। पादप मतलब यहाँ पर पैर हो जाएगा, पाद लिखना चाहिए था, इसको मिस्टेक किया एनसीईआरटी में। सांप में पाद एवं कान नहीं पाए जाते हैं, परंतु यह जो है सो कंपन के माध्यम से क्या करता है? सुन लेता है, ठीक है। और इसका जो होता है सूंघने का क्षमता बहुत अधिक होता है सांपों का, ठीक है, बहुत दूर तक गंध आता है, ठीक है। डायनासोर का जीवाश्म पाया गया है, जिससे पता लगता है कि प्राचीन समय में डायनासोर का उपलब्धता था। और यह जो था सो डायनासोर क्वेश्चन पूछता है, डायनासोर किस वर्ग में आते थे? तो ये हो जाएगा सरीसृप वर्ग में आते थे। क्वेश्चन पूछा हुआ एनटीपीसी में, ये डायनासोर किस वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कछुओं के ऊपर मोटा आवरण या खोल पाया जाता है जो उनकी बाह्य रक्षा करता है। तो यह जो खोल होता है बाह्य कंकाल ही होता है, ठीक है। अगला वर्ग पढ़ना था हम लोग को स्तनधारी के बारे में। क्या पढ़ना था? स्तनधारी का मतलब ही होता है इस वर्ग के जंतुओं में मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे क्या होता है? दूध का स्राव होता है, ठीक है। तो स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और यह जो है बच्चे को जन्म देती है। क्या देता है? बच्चे को जन्म देता है।
तो उसे क्या बोलेंगे? जरायु। क्या बोलते हैं उसको? जरायु। जो बच्चे को जन्म दे उसे क्या बोलते हैं? जरायु। और जो अंडा दे उसे अंडज। ठीक है, तो यह जो है, और इसका उदाहरण जो हो जाएगा कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य और चमगादड़। और एक जो है प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस जो स्तनधारी है, यह जो है अंडा देने वाला स्तनधारी है। स्तनधारी क्या देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं। इसमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसके बाहर क्या होगा? कान होगा। जो भी स्तनधारी होगा उसके बाहर में क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। मानव क्या स्तनधारी है? थोड़ा लाइट ठीक कीजिए आप लोग, रहने दीजिए। ठीक है, दिवाकर जी आप लोग थोड़ा लाइट पर ध्यान दिया कीजिए, बीच में ब्लिंक करता है। टेक्निकल टीम प्लीज। टेक्निकल इशू। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। हमारा जो स्टाफ वगैरह है थोड़ा ध्यान नहीं देता है इस सब चीज़ पर। चलिए, इसी तरह हम लोग का मजाक होते रहता है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। चलिए आगे जो है, स्तनधारी में क्या होता है? स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसका त्वचा जो होता है मुलायम होता है, त्वचा पे बाल होता है, बाह्य कर्ण होते हैं। ठीक है, कान जो है सो बाहर की ओर दिखता है। ठीक है, और इनके शरीर पे क्या होता है? बाह्य मतलब समतापी होगा या असमतापी होगा? स्तनधारी है, समतापी होगा। इंग्लिश में वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले जीव होते हैं इसमें। ठीक है, और यह क्या होते हैं? एक लिंगी या द्विलिंगी? एक लिंगी ही होते हैं, या तो नर या फिर डबल होगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांसजेंडर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए आज जो है सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? और दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।